हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 21-22 में जो हमारा पेपर आया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसका सेक्शन ए को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे जिससे आपके क्या हो जाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिफाइन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। आपको क्या बताना था कि आइडियल वोल्टेज क्या होता है और आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज क्या होता है? आइडियल वोल्टेज, जब भी आइडियल वोल्टेज आए तो आप समझ जाए आइडियल मीन्स कोई चीज चेंज नहीं हो रही, यानी वो कॉन्स्टेंटली चल रही है, तो उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे? आइडियल। वही है इसमें, एन आइडियल वोल्टेज सोर्सेज और कंपोनेंट द प्रोवाइड दैट प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल रिगार्डलेस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आइडियल वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसका जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक टर्मिनल ये है, एक जैसे ये है, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये है। हम कितना भी इसमें करंट सप्लाई करें, कितना भी करें, लेकिन जो इसमें रहेगा वोल्टेज वो क्या रहेगा? कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। तो उस टाइम हम उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? हमारा क्या है? वो आइडियल वोल्टेज है। ठीक है। इमेजिन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इमेजिन इट एज अ परफेक्ट बैटरी दैट ऑलवेज कीप द सेम वोल्टेज नो मैटर हाउ मच लोड यू पुट ऑन इट। हमारी जैसे बैटरी होती है तो हम उसमें कितना भी लोड पुट कर दे, लेकिन क्या रहता है, एक तरीके से उसमें जो वोल्टेज है वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे कि वो किस स्टेट में? आइडियल वोल्टेज है उसके अंदर। सेम है आइडियल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज में क्या रहता है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। आइडियल करंट सोर्स में क्या रहता है? करंट कांस्टेंट रहता है। चाहे आप कितना भी वोल्टेज सप्लाई कर ले, लेकिन क्या रहेगा? करंट कांस्टेंट रहेगा। वही मैंने इसमें लिखा हुआ है, एन आइडियल करंट सोर्स इज अ कंपोनेंट दैट सप्लाई कांस्टेंट करंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस। यानी आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें जो हमारा करंट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो। जैसे वही दोनों टर्मिनल्स में आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा? एक कांस्टेंट करंट रहेगा। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे? वो क्या? आइडियल करंट सोर्स। और अगर हम कितना भी करंट दे दें और इसके बीच में क्या रहे? कांस्टेंट वोल्टेज है, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे? वो हमारे क्या? आइडियल वोल्टेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आइडियल वोल्टेज और आइडियल करंट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया था वो क्या था? डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और पैसिव एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट, दोज एलिमेंट हु डिलीवर्ड द पावर इज नोन एज एक्टिव एलिमेंट। वो एलिमेंट जो डिलीवर्ड करते हैं पावर, तो वो क्या होते हैं? हमारे एक्टिव एलिमेंट। डिलीवर्ड यानी हम जैसे बैटरी हम क्या उसमें क्या, हमारे जो रिमोट्स होते हैं हम उसमें सेल्स लगाते हैं, वो क्या होते हैं? बैटरी हम क्लॉक में लगाते हैं, तो वो क्या, वो हमें पावर सप्लाई कर रहे हैं, वो पावर क्या करें? डिलीवर करें, जिसकी वजह से वो वर्किंग कर रहे हैं। तो वो एलिमेंट क्या होंगे? हमारे एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बैटरी। पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं? दोज एलिमेंट हु एब्जॉर्ब द पावर इज नोन एज पैसिव एलिमेंट। जो एब्जॉर्ब करते हैं पावर उनको क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टर एंड इंडक्टर। इंडक्टर और रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जो भी हम पावर देते हैं उनको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और वर्क करते हैं, तो उनका हम क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट जो डिलीवर करते हैं पावर, जो एब्जॉर्ब करते हैं पावर, वो पैसिव एलिमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? डिफाइन फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर बताना था आपको और पीक फैक्टर बताना था। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? VRMS अपॉन V एवरेज। आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ VRMS एंड V एवरेज। वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है? Vmax अपॉन V एवरेज। द रेशियो ऑफ Vmax टू द V एवरेज इज नोन एज पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का आपको ये लिख कर आने थे कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर आपका क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई द लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन से लॉसेज होते हैं, आपको वो बताने थे। तो लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, यानी लॉसेज से मतलब क्या है कि अगर आपने वोल्टेज दिया 10 वोल्ट, ठीक है, तो 10 वोल्ट आपने वोल्टेज दिया और आपको आउटपुट में वो क्या मिल रहा है? 7-8 वोल्ट, तो जो डिफरेंस हुआ उसको बोलते हैं हम लॉसेज। कि कितनी हमारा एनर्जी लॉस हो रही है जब हम इनपुट दे रहे हैं और वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो उसी में हम देखते हैं कि लॉसेस हमारे ट्रांसफॉर्मर में 2 टाइप के होते हैं, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस भी 2 टाइप के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारी यूनिट 3 की वीडियो है उसमें हम लॉसेस अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा है, तो वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं, एडी करंट लॉस क्या होते हैं। सिर्फ इसमें क्लासीफाई पूछा था, तो आपको सिर्फ डायग्राम बना के आना था कि हमारे 2 होते हैं, कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस।
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा था, एक्सप्लेन ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। आपको ये तीनों पावर को एक्सप्लेन करना था। अब ये जो ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर है, ये तीनों जो हमारी अप्लाई होते हैं वो किस पे होते हैं, एसी सर्किट में। एसी सर्किट मैंने आपको बताया हुआ, एसी करंट जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, एक वेरिएबल करंट होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो पहला क्या था हमारा ट्रू पावर। ट्रू पावर का हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं, रियल पावर भी बोलते हैं। तो ट्रू पावर का मीन्स है क्या, ट्रू पावर यानी लोड के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, एक्चुअल पावर हमारी कितनी कंज्यूम हो रही है, उसको बोलते हैं हम ट्रू पावर। वही मैंने लिखा हुआ, ट्रू पावर इज द रियल पावर विच इज रियली ट्रांसफॉर्म टू द लोड सच एज ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर। यानी हमारी लोड के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, एक्चुअल पावर हमारी कितनी कंज्यूम हो रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रू पावर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर एक्सप्रेस इन वॉट और किलोवाट। जो हमारी ट्रू पावर होती है हमको उनको किस में एक्सप्रेस करते हैं, उसकी जो यूनिट है वो वॉट है और किलोवाट है। और इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रू पावर होती है वो किसका प्रोडक्ट होती है, एपरेंट पावर और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर डज नॉट डू यूजफुल वर्क। रिएक्टिव पावर हमारे किसी पर्टिकुलर वर्क में यूज नहीं आती कि हम इसे पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द वोल्टेज लेवल इन द सर्किट। जो हमारा सर्किट होता है, करंट अप्लाई करेंगे वोल्टेज जनरेट होगा, तो जो वोल्टेज लेवल को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, रिएक्टिव पावर की हेल्प से हम अपने वोल्टेज लेवल को मेंटेन करते हैं, हाई है, लो है, मीडियम है, किस तरीके से। और इसको हम मेजर किस में करते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होती है, एपरेंट पावर इज द टोटल पावर सप्लाई विच इंक्लूड बोथ द यूजफुल एंड सपोर्टेड पावर। आपने कितनी, ट्रू पावर क्या होती है हमारी, कितनी एक्चुअल पावर कंज्यूम हुई, और आप टोटल कितनी पावर दे रहे हैं वो हमारी होती है एपरेंट पावर की। टोटल पावर आपने कितनी दी, इससे कोई मतलब नहीं कितना लॉस हुआ, कितनी हमारे यूज में है, कितने नहीं है, टोटल पावर आपने कितनी दी, तो वो होती है हमारी एपरेंट पावर। उसका मेजर हम किस में करते हैं, वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन का क्या मीनिंग है, स्पीड रेगुलेशन इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ अ मोटर चेंज व्हेन द लोड ऑन इट चेंजेस। स्पीड रेगुलेशन की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं कि हम अपने मोटर पे अगर लोड को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम उसको किसकी हेल्प से मेजर कर पाते हैं, स्पीड रेगुलेशन की हेल्प से मेजर कर पाते हैं। अगर किसी भी मोटर का हम बोल रहे हैं कि स्पीड रेगुलेशन अच्छा है, स्पीड रेगुलेशन अच्छा है यानी अगर मतलब कि ये है कि हम उस पर लोड इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उस टाइम उस मोटर की स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा है। अदरवाइज क्या है, बेकार है। बेकार का मतलब क्या है कि अगर हम लोड इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। स्पीड रेगुलेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज, यानी स्पीड रेगुलेशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में। अब इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड रेगुलेशन इन परसेंटेज इक्वल टू नो लोड स्पीड, यानी जब हमने मोटर पे कोई भी लोड नहीं दिया उस टाइम की स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड, जब हमने उसे पूरा लोड दे दिया उस टाइम स्पीड में से उसका डिफरेंस अपॉन फुल लोड स्पीड इंटू 100। ये क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। अगर स्पीड रेगुलेशन पूछा जाता है तो आप उसका फॉर्मूला जरूर लिखें। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, वाई ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज ऑन डीसी, यानी ट्रांसफार्मर को हम डीसी पे यूज क्यों नहीं करते। ट्रांसफार्मर को हम किस पे यूज करते हैं, एसी पे यूज करते हैं। एसी पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में हमारा इंड्यूस्ड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हम ट्रांसफर कर पाते हैं वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। अगर हम डीसी का यूज करेंगे तो डीसी में क्या होता है, हमारा जो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम ही डायरेक्शन में रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। कोई भी चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ऐसे नहीं होगा तो हम कोई भी वोल्टेज को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये लिखा है, ट्रांसफार्मर आर नॉट यूज विद डीसी बिकॉज दे रिलाई ऑन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू ऑपरेट, यानी डीसी के पास वो पावर नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन डीसी द फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, दिस मीन अनचेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। डीसी का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, सिंस डीसी डज नॉट क्रिएट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नथिंग इंड्यूस्ड अ वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो हमारे क्या होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा और हम कोई भी
या वोल्टेज को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में, तो इसलिए हम डीसी का यूज नहीं करते ट्रांसफार्मर में। अगर हम डीसी का यूज करेंगे तो आप ये समझिए कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक तरीके से ऐसे हो जाएंगे कि दो वायर को सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट कर दिया, उसमें कोई भी वोल्टेज हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म स्लिप। स्लिप का टर्म बताने की स्लिप टर्म से आप क्या समझते हैं। स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड नोन एज सिंक्रोनस स्पीड। स्लिप क्या होता है, डिफरेंस होता है स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड का, जिसको हम बोलते हैं एनएस, एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर एन इज नोन एज स्लिप डिनोटेड बाय कैपिटल एस। स्लिप क्या होता है, डिफरेंस होता है कि सिंक्रोनस स्पीड में क्या डिफरेंस है, माइनस एक्चुअल स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। जैसे कि आपको इसके फॉर्मूले से पता चला होगा, तो स्लिप क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। तो आपको यही सब लिख के आना था कि जो हमारी क्या होता है स्लिप ये होता है। इसका मेन क्या है, इसका फॉर्मूला आप लिख के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। पहला इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में यानी जहाँ हमारा पंप इंडस्ट्रियल में किस तरीके से यूज होता है, जहाँ हमारा पंप को कंप्रेस करने की जरूरत पड़ती है तो हम किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का। नेक्स्ट क्या, पावर फैक्टर करेक्शन, यानी जहाँ पे भी पावर फैक्टर में कोई भी दिक्कत आ जाती है, एरर आ जाता है, तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, सिंक्रोनस मोटर का यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, पावर फैक्टर को करेक्ट कर पाएंगे और रिड्यूस कर पाएंगे लॉसेस। अगर पावर फैक्टर करेक्ट होगा तो लॉसेस कम होंगे और एफिशिएंसी को हम क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या, एसी एंड रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शंस, पावर हाउसेस, इन सब में हम किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एप्लीकेशंस बतानी थी कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं किसका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ मैंने एप्लीकेशंस लिखे हुए, पंप्स में यूज करते हैं, स्मॉल फैंस में, मिक्सर्स में, टॉयज में, ड्रिलिंग मशीन में हम किसका यूज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होती है, इसमें हमने सेक्शन ए को पूरा सॉल्व कर लिया है। इससे आपके क्या हो जाएंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर ये आपको नोट्स चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं हमारे नोट्स। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।